ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद द रियरिंग ऑफ एनिमल्स लाइव स्टॉक इज कॉल्ड। तो आपको एग्रीकल्चर की ऐसी ब्रांच के बारे में बताना है जिसके बारे में आप क्या पढ़ते हो, जानवरों को आप कैसे पालोगे, ठीक है। लाइव स्टॉक की रियरिंग को जो ब्रांच डील करती है उसको हम क्या कहते हैं, सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, मोरीकल्चर या फिर एनिमल हस्बेंड्री। तो देखो, जब हम रेशम के कीड़े का पालन करते हैं, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीड़े का पालन करते हैं, उसे हम कहते हैं सेरीकल्चर। जब हम फ्रूट्स, फ्लावर्स, इन सब की रेयरिंग करते हैं, इसको हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर। और मोरीकल्चर का मतलब होता है जो हमारा मलबेरी का पौधा होता है, ठीक है, उसको अगर आप ग्रो कर रहे हो तो इसको हम क्या बुलाते हैं, मोरीकल्चर बुलाते हैं। लेकिन हमारी जो एनिमल की रियरिंग है, एनिमल की केयर है, ये सब हम किस ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं, एनिमल हस्बेंड्री ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट है द मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन कंजप्शन इज कॉल्ड। तो आपको बताना है कि किसके अंदर हम क्या करते हैं, जो दूध देने वाले जानवर है, ठीक है, जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए दूध और दूध से बनने वाले प्रोडक्ट है, इन सब के बारे में हम किसके अंदर पढ़ते हैं, फिशरीज, सेरीकल्चर, मोरीकल्चर या फिर डेयरिंग। तो आपको पता है हमारे डेयरिंग के अंदर आते हैं हमारे मिल्क देने वाले जानवर, उनका मैनेजमेंट। नेक्स्ट है when breeding is between animals of the same breed for 4 to 6 generation it is called। तो अगर आप आपस में ब्रीडिंग करा रहे हैं ऐसे जानवरों की जिनकी जो ब्रीड है वो 4 से 6 जनरेशन तक क्या है, सेम है, तो इसको हम क्या कहते हैं, लाइन ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग या फिर आउट ब्रीडिंग। तो देखो, ये 4 to 6 जनरेशन जो है इनके बीच में क्या है, कॉमन है, तो ऐसा किस में होता है, इन ब्रीडिंग के अंदर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इन ब्रीडिंग इंक्रीजेज डैश, thus inbreeding is necessary if we want to evolve our dash in any animal। inbreeding exposes harmful dash genes that are eliminated by selection। तो आपको ए, बी एंड सी को आइडेंटिफाई करना है, क्या है। तो आपको पता है इनब्रीडिंग क्या कॉज करती है, यानी कि जब आप है ना सेम फैमिली के अंदर ही ब्रीड कराते रहते हो, नोन के अंदर ही ब्रीड कराते रहते हो, तो इससे, तो आपको पता है इससे क्या इंक्रीज होता है, होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होती है, हेटेरोजाइगोसिटी नहीं होगी, क्या होगा, होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। और ये किस केस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी भी एनिमल के अंदर प्योर लाइन डेवलप करना चाहते हो, उसका प्योर जीन जानना चाहते हो, तो आपको क्या करना चाहिए, इन ब्रीडिंग को प्रमोट करना चाहिए। तो देखो, होमोजाइगोसिटी, प्योर लाइन, और इससे क्या होता है, इन ब्रीडिंग क्या एक्सपोज करती है, हार्मफुल रिसेसिव जीन को एक्सप्रेस कर देती है। क्योंकि देखो, सेम फैमिली मेंबर्स के अंदर जो डिजीज चल रही है, अब बार बार वहीं पर क्रॉस हुए जा रहा है, बार बार वहीं पर ब्रीडिंग हुए जा रही है, तो दोनों के अंदर जो बुरी बुरी बीमारियां है, रिसेसिव जीन्स है, वो क्या होने लग जाती हैं, बाहर आने लग जाती है, ठीक है। तो होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होती है इन ब्रीडिंग की वजह से, लेकिन प्योर लाइन डेवलप कर पाते हैं हम इसकी वजह से, लेकिन इसकी वजह से क्या होता है, हार्मफुल रिसेसिव जीन जो है वो भी एक्सपोज होने लग जाती है। यही इन ब्रीडिंग का प्रॉब्लम भी है। नेक्स्ट है द टर्म इन ब्रीडिंग डिप्रेशन इज रिलेटेड। तो आपने बहुत बार ये टर्म सुना होगा, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, रिड्यूस्ड मिल्क प्रोडक्शन, इंक्रीज्ड मिल्क प्रोडक्शन, इंक्रीज्ड फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। तो देखो, जब आप इन ब्रीडिंग प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, सेम ही फैमिली में आप उनको क्रॉस कराए जा रहे हो, तो एक टाइम के बाद क्या होता है ना, हार्मफुल जीन्स जो है वो एक्सपोज होने लग जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, फर्टिलिटी जो है वो घट जाती है और प्रोडक्टिविटी भी घट जाती है, ठीक है। तो रिड्यूस फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी को ही हम क्या कहते हैं, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। इसीलिए ऐसा बोला जाता है, बहुत सारी फैमिलीज में आपने देखा होगा, जब वो ह्यूमंस में भी मैरिज करते हैं तो वो क्या करते हैं, बहुत दूर दूर शादी करने का एडवाइस देते हैं। तो वो एडवाइस क्यों दिया जाता है, क्योंकि अगर आप सेम फैमिली में क्लोजली रिलेटेड के बीच में शादी करते हैं तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन की प्रॉब्लम आ सकती है, जैसा एनिमल्स में भी देखने को मिलता है अगर इन ब्रीडिंग प्रैक्टिस किया जाता है। नेक्स्ट है द ब्रीडिंग कैरिड आउट बिटवीन एनिमल्स ऑफ डिफरेंट ब्रीड इज कॉल्ड आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग या फिर नन ऑफ दीज। तो अगर ब्रीडिंग जो है ऐसे एनिमल्स के बीच में कराई जा रही है जो डिफरेंट ब्रीड के हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं। नेक्स्ट है इन क्रॉस ब्रीडिंग डैश ऑफ वन ब्रीड आर मेटेड विद डैश ऑफ अनदर ब्रीड। तो जब आप क्रॉस ब्रीडिंग करते हो तो किन के बीच में आप क्रॉस ब्रीडिंग कराते हो, सुपीरियर मेल एंड नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल मेल एबनॉर्मल फीमेल, सुपीरियर मेल एंड सुपीरियर फीमेल, नॉर्मल मेल एंड सुपीरियर फीमेल। तो देखो, क्रॉस ब्रीडिंग में हम क्या चाहते हैं ना, हमें बेस्ट क्वालिटी का रिजल्ट मिले, तो उसके लिए हम एक ब्रीड का क्या चूज करते हैं, सुपीरियर मेल चूज करते हैं, और दूसरी ब्रीड का भी क्या चूज करते हैं, सुपीरियर फीमेल चूज करते हैं, और उनके बीच में क्रॉसिंग कराते हैं, ताकि क्रॉस के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिले, जो हमें ऑर्गेनिज्म मिले, उसके अंदर बेस्ट क्वालिटीज के सारे ट्रेट्स आए।
नेक्स्ट है हिसारडेल इज अ न्यू ब्रीड ऑफ शीप डेवलप्ड इन पंजाब बाय क्रॉसिंग। तो देखो हिसारडेल जो है वो शीप की एक न्यू ब्रीड है जो पंजाब में डेवलप की गई थी, किसको क्रॉस करा के बनाई गई है? मेरिनो रैम्स एंड बीकानेरी ईयूज, असील रैम एंड व्हाइट लेगोहॉर्न ईयू, आइसलैंड रैम एंड व्हाइट लेगोहॉर्न ईयू, नन ऑफ दीज। तो आपको पता है हिसारडेल जो एक शीप की वैरायटी है, इसको हमने कैसे डेवलप किया था? मेरिनो रैम्स एंड बीकानेरी ईयूज को क्रॉस करा के। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन आउट ब्रीडिंग। तो आउट ब्रीडिंग में कौन सा इंक्लूडेड नहीं होता है? आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन या फिर इन ब्रीडिंग। तो देखो जब आप आउट ब्रीडिंग की बात करते हो तो उसके अंदर हम आउट क्रॉसिंग को भी पढ़ते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग को भी पढ़ते हैं, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन को भी पढ़ते हैं, लेकिन इन ब्रीडिंग इसका टाइप ही नहीं होता है। ठीक है, इन ब्रीडिंग एक डिफरेंट टाइप है और फिर आ जाता है हमारा क्रॉस ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट है mating of animals within the same breed but having no common ancestor on either side of their pedigree up to 4 to 6 generation is called। तो देखो जब हम 4 to 6 जनरेशन जिनके बीच में कॉमन एंसेस्टर थे उनकी बात कर रहे थे तो वो क्या था? इन ब्रीडिंग था। अब आपको बोला जा रहा है कि आप है ना सेम ब्रीड के बीच में तो क्रॉस करा रहे हो, लेकिन 4 से 6 जनरेशन अगर आप फीमेल की साइड से देखोगे या मेल की साइड से देखोगे, कोई भी कॉमन एंसेस्टर आपको इनका दिखाई नहीं देगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? इन ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन या फिर आउट क्रॉसिंग। तो देखो इन ब्रीडिंग तो इसको बिल्कुल नहीं कहते, क्योंकि इन ब्रीडिंग में क्या होता है? कॉमन एंसेस्टर होता है उनके बीच में 4 to 6 जनरेशंस में। तो ये क्या कहलाता है? आउट क्रॉसिंग कहलाता है। नेक्स्ट है क्रॉसिंग ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज टू प्रोड्यूस अ हाइब्रिड इज कॉल्ड। तो अगर आप दो ऐसे इंडिविजुअल्स के बीच में क्रॉसिंग करा रहे हैं जो क्या है? डिफरेंट स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, तो उनसे जो हाइब्रिड प्रोड्यूस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन, इंटर जेनरिक हाइब्रिडाइजेशन, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन या फिर इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो यहाँ पर दो डिफरेंट स्पीसीज है, तो किसकी बात हो रही है यहाँ पर? इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या बदल रहा है? स्पीसीज बदल रही है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इन्वॉल्व। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है? आप इसमें एम्ब्रियो को कलेक्ट करते हो, एग्स को कलेक्ट करते हो, सीमन को कलेक्ट करते हो या फिर डक्स को कलेक्ट करते हो। तो देखो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है वो एक तरीका है जिसमें हम क्या करते हैं? सीमन को कलेक्ट करते हैं, बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का मेल हम चूज करते हैं, उसका सीमन हम कलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसको थोड़ा प्रोसेस करने के बाद हम बहुत ही लो टेम्परेचर पे स्टोर कर देते हैं, और जब कभी किसी फीमेल के अंदर उसकी जरूरत पड़ती है तो उसको हम इंजेक्ट कर देते हैं। अब देखो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को क्यों स्टार्ट किया गया था? अगर आप कभी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर बहुत सारे कैटल्स हो, ठीक है, तो देखो बहुत सारे लोगों के पास है ना, गाय तो बहुत सारी होती है, भैंसें तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन मेल इतने नहीं होते हैं। मेल को कोई भी ज़्यादा नहीं रखना चाहता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है? वो दूध नहीं देने वाला है, कोई इतना काम नहीं आने वाला है, तो उसको इतना नहीं रखते हैं। ठीक है, अब उन सारी की सारी फीमेल को लेकिन क्या करना है? फर्टिलाइजेशन तो होनी है ना उनके अंदर बच्चे तो प्रोड्यूस होने हैं ना, तो हम क्या करते हैं? एक बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का बुल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और उसके अंदर से सीमन को कलेक्ट करके रख लेते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है? इतने सारी फीमेल को जब आपको इंसेमिनेट करना है तो आप इस सीमन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं, जिसमें हम सीमन को पहले से कलेक्ट करके रख लेते हैं, स्टोर करके रख लेते हैं, और जब उसकी जरूरत पड़ती है तो उसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। नेक्स्ट है MOET रेफर्स टू। तो आपको इसका फुल फॉर्म बताना है। मल्टीपल ओव्यूलेशन एंड एग ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, मल्टीपल ओवरी एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, मेथड्स ऑफ एग ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। तो आपको पता है MOET का फुल फॉर्म क्या है? मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है रेयरिंग ऑफ हनी बी फॉर हनी प्रोडक्शन इज कॉल्ड। तो अगर आप मधुमक्खी का पालन कर रहे हो हनी प्राप्त करने के लिए, शहद प्राप्त करने के लिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मोरिकल्चर, सेरिकल्चर, एपीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एपीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रेश वाटर फिश। तो इसमें से कौन सी फ्रेश वाटर फिश का एग्जाम्पल नहीं है? कटला, रोहू, कॉमन कार्प या फिर मैक्रल। तो आपको पता है जो हमारी कटला है, रोहू है, कॉमन कार्प है, ये सब क्या है? फ्रेश वाटर फिश है। लेकिन जो मैक्रल है ये कैसी फिश है? हमारी मेरीन वाटर फिश है। नेक्स्ट है जर्म प्लास्ट कलेक्शन इज द कलेक्शन ऑफ जर्म सेल्स, कलेक्शन ऑफ सीमन, कलेक्शन ऑफ एग सेल्स, कलेक्शन ऑफ प्लांट सीड्स विद ऑल द डाइवर्स अलील्स फॉर
ऑल जीन्स। जर्म प्लास्ट कलेक्शन का मतलब होता है जब आप किसी प्लांट या सीड्स के है ना जितनी भी डाइवर्स अलील सारी जीन्स के लिए अवेलेबल है उनको अगर आप कलेक्ट कर रहे हो, इसको हम क्या कहते हैं, जर्म प्लास्ट कलेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है रीअरेंज द करेक्ट सीक्वेंस टू प्रोड्यूस अ न्यू जेनेटिक वैरायटी ऑफ अ क्रॉप। तो देखो अगर किसी फसल की आप एक न्यू वैरायटी डेवलप करना चाहते हो तो कौन सा सीक्वेंस आप फॉलो करोगे उसको डेवलप करने के लिए? सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, जर्म प्लास्ट कलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सिलेक्टेड पेरेंट्स, टेस्टिंग एंड रिलीज ऑफ न्यू वैरायटी, सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट। तो देखो इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, जितनी भी डाइवर्स अलील्स पॉसिबल है पहले आप उसको कलेक्ट करते हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, जर्म प्लास्ट कलेक्शन बोलते हैं। तो आपको बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी के पेरेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। आपने जर्म प्लास्ट कलेक्शन कर लिया, आपने पेरेंट्स सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद आप क्या करोगे, हाइब्रिडाइजेशन करा दोगे। आपने जो सिलेक्टेड पेरेंट्स है उनके बीच में आप हाइब्रिडाइजेशन करा दोगे, ठीक है। फिर क्या होगा, अब उन्होंने जो जो रिकॉम्बिनेंट्स प्रोड्यूस किए हैं उसमें जो सबसे बेस्ट क्वालिटी के, सुपीरियर क्वालिटी के रिकॉम्बिनेंट्स है उनको आप सिलेक्ट कर लोगे। फिर आप उनको टेस्ट करोगे उन रिकॉम्बिनेंट्स को और रिलीज कर दोगे न्यू वैरायटी। ये होता है हमारा पूरा सीक्वेंस जब हम किसी क्रॉप की न्यू जेनेटिक वैरायटी को डेवलप करना चाहते हैं, BACED, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जर्म प्लास्ट कलेक्शन करेंगे, फिर पेरेंट्स का सिलेक्शन करेंगे, फिर उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन करा देंगे, फिर सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद टेस्टिंग के बाद उन्हें रिलीज कर देंगे। नेक्स्ट है आपको बताना है कि इन रेवोल्यूशन में हम क्या करते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या करते हैं, व्हाइट में क्या करते हैं, ब्लू में क्या करते हैं, पिसीकल्चर हम किसको बोलते हैं, रेयरिंग ऑफ फिश, फूड ग्रेन प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन या फिर एक्वाकल्चर प्रोडक्शन। तो आपको पता है ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर हम क्या करते हैं, अपने फूड ग्रेन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। व्हाइट रेवोल्यूशन में हम क्या करते हैं, मिल्क के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। ब्लू रेवोल्यूशन में हम एक्वाकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, सिर्फ फिशेस का प्रोडक्शन नहीं बढ़ाते हैं, एक्वाकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, यानी कि जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स है, एनिमल्स है, उन सब की रेयरिंग को हम इंक्रीज करते हैं, प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। लेकिन जब बात पिसीकल्चर की हो तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, सिर्फ पाइसिस की बात हो रही है, सिर्फ फिशेस की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, रेयरिंग ऑफ फिश को हम क्या बुलाते हैं, पिसीकल्चर बुलाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट का B, सेकंड का C, थर्ड का D एंड फोर्थ का A। नेक्स्ट है द नोबेल प्राइज विनर डैश वुड डेवलप्ड सेमी ड्वार्फ व्हीट वेराइटीज एट इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट इन मेक्सिको। तो आपको एक ऐसे नोबेल प्राइज विनर का नाम बताना है जिन्होंने सेमी ड्वार्फ वेराइटी जो है व्हीट की वो डेवलप की, कहाँ पर, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट जो मैक्सिको में है। विलियम हार्वे, कार्ल लैंडस्टीनर, नॉर्मन ई बोरलॉग या फिर हर्बर्ट बॉयल। तो आपको पता है विलियम हार्वे ने क्या दिया है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में हमें बताया है। कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या बताया, हमारा जो ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, इसके बारे में हमें किसने बताया, कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया। लेकिन जो नॉर्मन ई बोरलॉग है, ठीक है, उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था किस बात के लिए, क्योंकि उन्होंने व्हीट की सेमी ड्वार्फ वैरायटी को जो है डेवलप किया और उसकी वजह से क्या हुआ, पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या पॉसिबल हो पाया, ग्रीन रेवोल्यूशन पॉसिबल हो पाया। तो वर्ल्ड में जो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर है वो कौन है, नॉर्मन ई बोरलॉग है। तो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर किसको बोला जाता है। नेक्स्ट है सोनालिका एंड कल्याण सोना आर द सेमी ड्वार्फ वेराइटीज ऑफ मस्टर्ड, काउपी, राइस या फिर व्हीट। तो आपको बताना है कि जो सोनालिका और कल्याण सोना है ये किसकी सेमी ड्वार्फ वेराइटी है। तो ये किसकी सेमी ड्वार्फ वेराइटी है, व्हीट की, ठीक है। ये नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस चैप्टर से यही क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर। नेक्स्ट है जया एंड रत्ना आर सेमी ड्वार्फ वेराइटी। तो जया और रत्ना जो है वो सेमी ड्वार्फ वेराइटी है किसकी, मस्टर्ड की, काउपी की, राइस की या फिर व्हीट की। तो जया और रत्ना जो है ये इंडिया में डेवलप किए गए और ये सेमी ड्वार्फ वेराइटी है चावल की। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्पीसीज दैट आर क्रॉस टू गिव शुगर केन वेराइटीज विद हाई शुगर, हाई ईल्ड, थिक स्टेम एंड एबिलिटी टू ग्रो इन द शुगर केन बेल्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो देखो हमारे पास है ना दो शुगर केन की वैरायटी थी, जो एक नॉर्थ इंडिया में ग्रो होती थी, एक साउथ इंडिया में ग्रो होती थी। उनमें अलग अलग वेराइटीज थी, अलग अलग फीचर्स थे। तो हमने क्या किया, उनको आपस में क्रॉस करा दिया ताकि नॉर्थ इंडिया में हम बहुत अच्छे से ग्रो कर सके शुगर केन को, जिसके अंदर क्या होगा, हाई शुगर कंटेंट होगा, बहुत हाई यील्ड होगी और उसकी स्टेम भी जो है वो बहुत थिक होगी, ठीक है। तो किसको क्रॉस कराया था हमने, सेक्रम बेरीबेरी एंड सेक्रम रोबस्टम, सेक्रम बेरबेरी एंड सेक्रम सिनेंसिस, सेक्रम बेरबेरी एंड सेक्रम ऑफिसिनेरम, सेक्रम रोबस्टम एंड सेक्रम सिनेंसिस। तो देखो जिनको हमने क्रॉस कराया था वो दो स्पीसीज कौन सी थी, सेक्रम बेरीबेरी एंड सेक्रम ऑफिसिनेरम। नेक्स्ट है हिमगिरी इज अ वेराइटी हो। तो हिमगिरी किसकी वेराइटी का नाम है, ब्रासिका,
व्हीट, कॉलीफ्लावर या फिर चिली। तो देखो बहुत सारी ऐसी वेराइटीज हैं जिनको डेवलप किया गया है लैब में। तो आपको बताना है कि हिमगिरी किसकी वेराइटी है। तो हिमगिरी हमारी गेहूं की वेराइटी का नाम है। नेक्स्ट है पूसा स्वर्णिम इज अ वेराइटी ऑफ काउपी, कॉलीफ्लावर, ब्रासिका या फिर चिली। तो देखो पूसा स्वर्णिम जो है वो किसकी वेराइटी का नाम है, ब्रासिका की वेराइटी का नाम है। ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, कि कौन सी वेराइटी किसकी है। नेक्स्ट है पूसा शुभ्रा एंड पूसा स्नोबॉल केवन आर वेराइटीज ऑफ व्हीट, राइस, कॉलीफ्लावर, काउपी। तो आपको पता है पूसा स्नोबॉल केवन किसकी वैरायटी है, हमारी कॉलीफ्लावर की वैरायटी है, ठीक है, गोभी की वैरायटी है ये। नेक्स्ट है पूसा कोमल इज अ वैरायटी ऑफ चिली, काउपी, कॉलीफ्लावर या फिर ब्रासिका। तो पूसा कोमल जो है वो किसकी वैरायटी का नाम है, काउपी की वैरायटी का नाम है। नेक्स्ट है पूसा सदाबहार इज अ वेराइटी ऑफ। तो पूसा सदाबहार जो है वो किसकी वैरायटी का नाम है, जो चिली है उसकी वैरायटी क्या है, पूसा सदाबहार है। सदाबहार का फूल मत समझिएगा इसको। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ म्यूटेशन ब्रीडिंग। तो इसमें से कौन सा म्यूटेशन ब्रीडिंग के मेथड से प्रिपेयर किया गया है। पूसा स्वर्णिम रेजिस्टेंट टू वाइटरस, पूसा गौरव रेजिस्टेंट टू एफिड्स, पूसा सदाबहार रेजिस्टेंट टू चिली मोजैक वायरस, मूंग बीन रेजिस्टेंट टू येलो मोजैक वायरस। तो आपको पता है जो हमारा मूंग बीन है जिसको हमने रेजिस्टेंट बनाया येलो मोजैक वायरस के अगेंस्ट, इसको हमने डेवलप किसकी मदद से किया है, म्यूटेशन ब्रीडिंग की हेल्प लेकर डेवलप किया है। नेक्स्ट है आपको बताना है कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी है, जैसे हिमगिरी व्हीट की वेराइटी है, पूसा स्वर्णिम ब्रासिका की वेराइटी है, ठीक है, इन सब के अंदर किस चीज को लेकर रेजिस्टेंट डेवलप किया गया है। ठीक है, देखो इन वेराइटीज को बनाया गया कोई पर्पस तो होगा ना, ताकि इनके अंदर है ना अलग अलग बीमारियां ना लगे, तो उन बीमारियों के अगेंस्ट इनके अंदर क्या डाला गया है, रेजिस्टेंस डाला गया है। ठीक है, तो एक कौन सी डिजीज को रेजिस्ट कर सकती है ये आपको बताना है। तो देखो जो हमारी हिमगिरी व्हीट की वैरायटी है वो रेजिस्टेंस दिखाती है लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट के अगेंस्ट, हिलबंट के अगेंस्ट। ठीक है, पूसा स्वर्णिम जो है वो रेजिस्टेंट है व्हाइट रस्ट के अगेंस्ट। ठीक है, और हमारी जो पूसा शुभ्रा है वो किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस दिखाती है, ब्लैक रोट एंड कर्ल ब्लाइट ब्लैक रोट। उसके बाद जो आपकी पूसा कोमल की वैरायटी है वो किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस दिखाती है, बैक्टीरियल ब्लाइट को रेजिस्ट करती है। पूसा सदाबहार किसको रेजिस्टेंस दिखाती है, चिली मोजैक वायरस। तो आपको पता है पूसा सदाबहार जो है वो आपकी चिली की वैरायटी का नाम है, और उसके अंदर है ना चिली मोजैक वायरस जो है वो एंटर नहीं कर सकता, इस वायरस को वो रेजिस्ट करती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कौन सी वैरायटी किसकी है और ये कौन सी बीमारी के अगेंस्ट रेजिस्टेंस रखती है। नेक्स्ट है येलो मोजैक वायरस रेजिस्टेंट वैरायटी प्रभानी क्रांति बिलोंग्स टू। तो देखो एक वैरायटी का नाम आपको बताया गया प्रभानी क्रांति, जिसके अंदर क्या है, रेजिस्टेंस है येलो मोजैक वायरस के अगेंस्ट। तो ये प्रभानी क्रांति जो है ये किसकी वैरायटी है, चिली की वैरायटी है, कॉलीफ्लावर की वैरायटी है, भिंडी की वैरायटी है या फिर बार्ली की वैरायटी है। तो देखो प्रभानी क्रांति जो है वो येलो मोजैक वायरस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस रखती है, और ये हमारी भिंडी की वैरायटी का नाम है। भिंडी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओकरा कहते हैं, लेडी फिंगर भी कहते हैं। नेक्स्ट है पूसा गौरव इज अ वेराइटी ऑफ। तो आपको बताना है पूसा गौरव जो है वो किसकी वैरायटी है, व्हीट, राइस, ब्रासिका या फिर फ्लैट बीन। तो पूसा गौरव किसकी वैरायटी है, ब्रासिका की वैरायटी है, और इसके अंदर किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस है, एफिड्स को लेके, यानी कि एफिड्स जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना वो प्लांट को अटैक कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्लांट को वो अटैक नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके अंदर रेजिस्टेंट जीन डाला गया है। नेक्स्ट है पूसा सेम 2, पूसा सेम 3 आर वेराइटी ऑफ व्हीट, चिली, फ्लैट बीन या फिर भिंडी। तो पूसा सेम 2 और पूसा सेम 3 जो है वो किसकी वैरायटी है, फ्लैट बीन की वैरायटी है। नेक्स्ट है पूसा सावनी एंड पूसा A4 वैरायटी ऑफ ब्रासिका, काउपी, ओकरा या फिर चिली। तो पूसा सावनी और पूसा A4 जो है वो किसकी वैरायटी का नाम है, भिंडी की वैरायटी का नाम है। Breeding crops with higher level of vitamins and minerals or higher protein and healthier fat is known as biomagnification, bioaccumulation, biofortification या फिर bioremediation। तो देखो अगर आप ऐसी क्रॉप को ब्रीड कर रहे हो जिसके अंदर है ना हायर लेवल ऑफ विटामिन देखने को मिलेगा, हायर लेवल ऑफ मिनरल्स देखने को मिलेगा, प्रोटीन का कंटेंट हाई होगा, हेल्दियर फैट्स ज़्यादा मौजूद होंगे, तो इस मेथड को हम क्या बुलाते हैं, बायोफोर्टिफिकेशन बुलाते हैं, क्योंकि हम अपने खाने को क्या कर रहे हैं, फोर्टिफाई कर रहे हैं, उसको मिनरल में रिच बनाने हैं। जैसे आपने देखा होगा गोल्डन राइस, आपने बहुत बार नाम सुना होगा गोल्डन राइस। तो गोल्डन राइस कैसा फूड है, बायोफोर्टिफाइड फूड है, इसके अंदर है ना आपको एक्स्ट्रा विटामिन ए मिलता है। ठीक है, विटामिन ए जो है उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, हाई लेवल ऑफ विटामिन ए मिलता है अगर आप क्या खाते हो, गोल्डन राइस खाते हो।
A wheat variety Atlas 66 which has been used as a donor for improving cultivated wheat is rich in। तो आपको पता है wheat की एक वैरायटी है जिसका नाम है Atlas 66। तो वो किस में रिच है? कार्बोहाइड्रेट में रिच है, आयरन में रिच है, विटामिन में रिच है या फिर प्रोटीन्स में रिच है। तो देखो ये जो Atlas 66 वैरायटी है wheat की, इसको डेवलप किया गया इस वे में किसके अंदर आपको क्या मिलता है? हायर लेवल ऑफ प्रोटीन्स मिलते हैं। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ एससीपी। तो आपको एससीपी का फुल फॉर्म बताना है। सिंगल क्रोमैटिन प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीएसिस, सिंगल सेल प्रोटीन या फिर सिंगल सेंट्रियोल प्रोटीन। तो हमारे एससीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? सिंगल सेल प्रोटीन। नेक्स्ट है विच माइक्रोब जनरली यूज टू प्रोड्यूस एससीपी। तो सिंगल सेल प्रोटीन को प्रोड्यूस करने के लिए मोस्टली हम किस माइक्रोब का इस्तेमाल करते हैं? स्पिरुलिना, मिथिलोफाइलस, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 नॉट 2। तो आपको पता है इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं हम क्या प्रोड्यूस करने के लिए? सिंगल सेल प्रोटीन को प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट है द टर्म टोटीपोटेंसी रेफर्स टू द कैपेसिटी। तो टोटीपोटेंसी जो टर्म है आपने बहुत बार सुनी है, इसका मतलब क्या है? सेल टू इनलार्ज इन साइज, सीड टू जर्मिनेट, सीड टू जनरेट होल प्लांट, बड टू जनरेट सीड्स। तो देखो जब किसी के अंदर हम कहते हैं टोटीपोटेंसी है इस सेल के अंदर, तो टोटीपोटेंसी का मतलब होता है कि एक सेल के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि उससे आप है ना पूरा का पूरा प्लांट जो है वो डेवलप कर सकते हैं, होल प्लांट आप डेवलप कर सकते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? टोटीपोटेंट बोलते हैं। ठीक है, ऐसे सेल को हम क्या बोलते हैं? टोटीपोटेंट सेल बोलते हैं। नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट है एन एक्स प्लांट इज डेड प्लांट, लिविंग फॉसिल, पार्ट ऑफ द प्लांट यूज्ड इन टिश्यू कल्चर, पार्ट ऑफ द प्लांट दैट एक्सप्रेसेस अ स्पेसिफिक जीन। तो आपने बहुत बार ये नाम सुना होगा एक्स प्लांट। तो एक्स प्लांट है ना, उस प्लांट को हम कहते हैं जिसको हम टिश्यू कल्चर में यूज करते हैं, जिस पार्ट को हम प्लांट के जिस पार्ट को हम यूज करके पूरा टिश्यू कल्चर डेवलप करेंगे, प्लांट को ग्रो करेंगे, उस पार्ट को हम क्या बुलाते हैं? एक्स प्लांट बुलाते हैं। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोपेगेशन इज प्रोपेगेशन ऑफ माइक्रोब्स इन विट्रो। तो लैब के अंदर अगर आप माइक्रोब्स को प्रोपेगेट कर रहे हो, इसको हम माइक्रो प्रोपेगेशन बोलते हैं। प्रोपेगेशन ऑफ सेल्स इन विट्रो, तो आप सेल्स को जो है वो बना रहे हो लैब के अंदर, इसको हम बोलते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स इन विट्रो, तो लैब के अंदर आप क्या बना रहे हो? प्लांट्स को बना रहे हो, इसको माइक्रो प्रोपेगेशन बोलोगे। ग्रोइंग प्लांट्स ऑन स्मॉल स्केल, तो आप है ना कुछ प्लांट्स को ग्रो कर रहे हो छोटे से स्केल पे, इसको हम माइक्रो प्रोपेगेशन बोलते हैं। माइक्रो प्रोपेगेशन जो टर्म है ना, जब हम बहुत सारे प्लांट्स को प्रोपेगेट करते हैं लैब के अंदर टिश्यू कल्चर की हेल्प से, तो इसको हम क्या टर्म करते हैं? माइक्रो प्रोपेगेशन टर्म करते हैं। नेक्स्ट है सोमा क्लोन्स क्या होते हैं? प्लांट्स दैट आर केमिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट प्लांट, plants that are morphologically identical to parent plant, plants that are genetically identical to parent plant, none of these। तो सोमा क्लोन्स देखो एकदम क्लोन्स है एक दूसरे के। ठीक है, तो इन ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट प्लांट से। ठीक है, जिस प्लांट से आपने कोई पार्ट लेके इसको पूरा डेवलप किया था ना, उससे पूरा जेनेटिकली ये मैच करते हैं, कोई वेरिएशन आपको इनके अंदर देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? सोमा क्लोन्स बोलते हैं। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज कंसिडर्ड फ्री फ्रॉम वायरस। तो अगर आपको है ना टिश्यू कल्चर पे काम करना है, तो मोस्टली आप है ना ऐसा पार्ट लेते हो प्लांट का जिसके अंदर है ना आपको वायरसेस ना देखने को मिलेंगे। तो देखो हमारे प्लांट का जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ना, उसको हम कंसिडर करते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ही एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। तो वो इतने फास्ट डिवाइड कर रहे होते हैं, इतना फास्ट हमारा वायरस डिवाइड नहीं कर पाता। और मोस्टली जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है प्लांट का, वो क्या होता है? वायरस से फ्री रहता है मोस्टली। समटाइम हो सकता है बट मोस्टली उसको फ्री माना जाता है। नेक्स्ट है द पेयर ऑफ हार्मोन्स रिक्वायर्ड फॉर अ कैलस टू डिफरेंशिएट आर। तो देखो जब आप लैब के अंदर है ना किसी प्लांट का एक पार्ट लेके आपने डाला, ग्रोइंग मीडियम के अंदर डाला, तो वहां पर एक मास आपको मिल जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? कैलस। अब हम क्या चाहते हैं? कुछ हार्मोन्स हम उसके अंदर डालते हैं ताकि हमारा कैलस जो है वो डिफरेंशिएट करे, यानी कि उसके शूट डेवलप हो, रूट डेवलप हो। इस सब के लिए हमें कुछ हार्मोन्स चाहिए होते हैं। तो वो कौन सा पेयर ऑफ हार्मोन है जो हम मेजरली यूज करते हैं जब हम प्लांट टिश्यू कल्चर कर रहे होते हैं? साइटोकाइनिन एंड जिब्रेलिन, ऑक्सिन एंड एब्सिसिक एसिड, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, इथिलीन एंड ऑक्सिन। तो आपको पता है हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इन प्लांट टिश्यू कल्चर एक्स प्लांट इज ट्रांसफर्ड इनटू अ मीडियम कंटेनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। तो देखो जब आप प्लांट टिश्यू कल्चर करते हो ना, आप है ना प्लांट का कोई पार्ट लेते हो जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्स प्लांट बोलते हैं। उसको आप एक मीडियम में डालते हो जिसके अंदर है ना बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। तो कौन कौन सी चीजें उसके अंदर आपको देखने को मिलेगी उस न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर? फैट्स एंड विटामिन, अमाइनो एसिड एंड विटामिन, शुगर एंड हार्मोन 2 and 3 बोथ। तो देखो जब आप प्लांट टिश्यू कल्चर करते हो तो उसके अंदर अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, विटामिन प्रेजेंट होते हैं, शुगर प्रेजेंट होती है, हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, जो आपके ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, ये सब वहाँ पर
प्रेजेंट होते हैं तभी हम सक्सेसफुल प्लांट टिश्यू कल्चर कर पाएंगे, ठीक है। शुगर प्रेजेंट होती है, हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, विटामिन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे मीडियम के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो हमारे प्लांट टिश्यू कल्चर में हमारी हेल्प करेंगे, ठीक है। आपको अपना स्कोर जरूर लिखना है कि 44 में से आपका क्या स्कोर आया। आप में से कोई भी अपना स्कोर नहीं लिखता है तो मैंने डिसाइड किया है कि ये जो हमारी एमसीक्यू सीरीज है इनको हम डिसकंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू। आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।